हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स पर। और आज हम लेकर आ गए हैं तरंग सीरीज का एपिसोड नंबर 8। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके नाम हैं एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरा कंप्लीट जितना भी होता है इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भाई, आपको लगेगा ही नहीं कि रिकॉर्डिंग है, ऐसा लगेगा सर लाइव पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, कान में ईयरफोन लगाओ, चुपचाप बैठ जाओ और आ जाओ। देखो पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा हम लोग एरिया वेक्टर के। सर पहले तो ये बता दो आप कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई। एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई? आज से पहले हम लोग पढ़ते थे कि हमारे सर बोल देते थे कि भाई ये रेक्टेंगुलर है, मान लो ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया कैसे आता था कि एरिया हम तो लिख देते थे सर 4 × 2 = 8 मीटर स्क्वायर। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ है? क्योंकि बेटा डायरेक्शन की ज़रूरत हमें आज तक पड़ी ही नहीं, लेकिन फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और रियलिटी में एरिया वेक्टर होता है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये अभी 1 मिनट के अंदर हम प्रूव कर देंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा भाई। बताएं भाई, आ जाओ। देखो डस्टर कहाँ चला गया? बताएं, कर दें प्रूफ के एरिया कैसी क्वांटिटी है? बोलो वेक्टर क्वांटिटी। आ जाओ तो देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट। देख बेटा, ये मान के चलो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया। इस पे मान लो हमने ये आपके लिए एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल ये ओरिजिन ठीक है बाबू। अच्छा, ये बोल दिया सर आपने 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ बोल दी सर आपने 2 सेंटीमीटर। नाम दे दो इसको OABC। ध्यान से देखते हुए चलना भाई, 1 मिनट लगेगी, प्रूफ करके दिखा देंगे। दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा कि सर ये तो एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, आज तक हम गलत पढ़ते थे। हाँ, आज तक तुम गलत पढ़ते थे। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। देख बेटा, एक रेक्टेंगल दे दिया आपको OABC। इस रेक्टेंगल का हमने कहा एरिया निकालो कि सर एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बता बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू, इसको लेंथ मान लूँ मैं, OA इंटू ब्रेथ कितनी है? AB, यानी OA क्रॉस AB। अब देख मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तेरे को, तो मान के चल ये वेक्टर क्वांटिटी है OA, और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लिया मैंने? AB। अच्छा सर, तो OA क्या लिखूंगा बोल? अब देख OA क्रॉस AB, OA क्रॉस AB। भाई ये वाला फॉर्मूला तो तुम जानते होगे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? AB साइन थीटा। AB साइन थीटा, इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके अंदर डायरेक्शन आती है कोई ना कोई, मान लेते हैं चलो इसके अंदर n कैप, क्योंकि ये फॉर्मूला है n कैप, कोई भी डायरेक्शन हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे OA क्रॉस AB, तो क्या ये मुझे इसकी तरह नज़र आ रहा है? हाँ, इसकी तरह नज़र आ रहा है। तो इसको खोल देते हैं। कैसे खोलेंगे बोलो? OA इंटू AB इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा बोलो कितना होगा? ये तो रहा सर आपका OA और ये रहा आपका OB, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है बेटे? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख दें OA की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 इंटू AB की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 साइन 90 इंटू में क्या लिख देंगे बेटा? साइन 90। ठीक है सर, साइन 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? भाई साइन 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1। डायरेक्ट याद होनी चाहिए। साइन 90 की वैल्यू कितनी लिख दी बेटा मैंने? देखता रहे बस खाली। साइन 90 की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, तो बता एरिया कितना आएगा? 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक बेटा ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कि सर अब डायरेक्शन निकालो। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। कौन सा रूल होता है? राइट हैंड रूल। यानी OA क्रॉस AB है, तो आप अपने हाथ की उंगलियां OA की तरफ रखिए, उसके बाद AB की तरफ घुमाइए, then the thumb direction will represent the direction of this vector। समझ में आई बात नहीं आई? OA क्रॉस AB है, तो मैंने क्या किया? अपने हाथ की उंगलियां OA की तरफ रखी और किधर घुमानी है बेटा? कर्ल करना है इनको टूवर्ड्स AB। OA टूवर्ड्स AB, then thumb direction will represent the direction of resultant vector। thumb direction will represent the direction of the resultant vector। तो सर डायरेक्शन तो इधर आ रही है बाहर की तरफ। डायरेक्शन किधर आ रही है बोलो? बाहर। अच्छा, बाहर कौन सा है बताओ? ये X है, ये Y है, तो इधर कौन सा एक्सिस होगा बोलो हमारे पास में? कि सर Z एक्सिस होगा। और Z एक्सिस में यूनिट वेक्टर बता दो क्या होता है? Z एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है K कैप। नहीं होता भाई? देखो जिनको नहीं आता भाई वो देख लो।
आई कैप तो होता है एक्स एक्सिस में, जे कैप होता है किस में, वाई एक्सिस में, और के कैप होता है मेरा कौन से एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पर कितना होता है, के कैप। याद रखना ये यूनिट वेक्टर है बेटा। तो यहाँ पर बताओ डायरेक्शन क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के कैप। बोलो भाई, बात आई समझ में नहीं आई। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो सर, आपकी बात हमने मान ली कि डायरेक्शन इसकी कहाँ आ गई, आपने उंगलियां यूं रखी 4 × 2, तो डायरेक्शन किधर आ गई, बाहर आ गई के कैप। लेकिन जरूरी थोड़ी है कोई 4 × 2 ही करे, कोई सर 2 × 4 भी तो कर सकता है। कोई क्या कर सकता है, 2 × 4 भी तो कर सकता है। ले 2 × 4 कर ले भाई, देख तो चल ना, कंसेप्ट ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल तगड़े। क्या कर सकता है कोई, 2 × 4 कर सकता है बिल्कुल। इसको मान लो, चलो 2 मान लो, इसको क्या मान लो, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, CO क्रॉस OA, CO क्रॉस OA, ये भी भाई एरिया है। हम तो निकालते थे बचपन में, कोई 2 × 4 कर देता था तो कोई 4 × 2 कर देता था, दोनों का आंसर सेम आता था 8, और मास्टर सही कर देता था उसको कि सही आंसर है आपका। आजा देख बेटा, इससे देख ले, 2 × 4 अगर मैं करता हूँ, इसका मतलब 2 × 4, 2 × 4, इंटू में साइन तो वही आएगा बेटा 90 डिग्री। अब बात आएगी असलियत में डायरेक्शन की, तो चलो आंसर तो मेरे पास में वही आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार क्या करना है बोलो, 2 की तरफ उंगलियां रखो आप। देख भाई, देख लेना ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। 2 की तरफ मैंने उंगलियां रख दी, किधर रोटेट करनी है बोलो, 4 की तरफ। 4 मेरा नीचे की तरफ है, तो 2 से मैं 4 की तरफ रोटेट करता हूँ, तो डायरेक्शन किधर आ रही है इस बार, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। 4 × 2 करता हूँ तो सर आउटवर्ड्स आती है, और 2 × 4 करता हूँ तो किधर आती है बोलो, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स आ रही है। और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स बेटा, अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है तो ये कौन सा होगा बोलो, माइनस एक्स एक्सिस। अगर ये प्लस वाई एक्सिस है तो नीचे क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस। इसी तरह सर अगर बाहर तुमने किया, बाहर लिखा प्लस के कैप, तो अंदर कितना हो जाएगा बोलो, माइनस के कैप। यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, माइनस के कैप। सर अब तो गलत हो गए, उत्तर गलत आ गया भाई। एक बार तो आ रहा है देखो प्लस का के कैप, और दूसरी बार आ रहा है कितना, माइनस का के कैप। एक बार आ रहा है प्लस के कैप, दूसरी बार आ रहा है माइनस के कैप। ये तो सर डायरेक्शन ही क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो बेटे डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। आंसर बेटा दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। आप 2 × 4 करते थे, 4 × 2 करते थे, आंसर 8 आता था, आपका आंसर सही हो जाता था। सेम इसी तरह 2 × 4 करो या 4 × 2 करो, डायरेक्शन दोनों सही है। यानी बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो मैंने आपको बताया ये है बेटा ओपन सरफेसेस के लिए, ओपन एरियाज के लिए। डायरेक्शन परपेंडिकुलर आती है। पॉइंट नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा कैसे आएगी, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर। यानी अगर मान लो ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, या बी क्रॉस ए करने पर परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। परपेंडिकुलर ये ना बेटा, ये आउटवर्ड्स और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? डायरेक्शन विल ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और इट मे बी इन इनवर्ड्स, बोथ आर करेक्ट। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस माइनस के कैप दोनों डायरेक्शन सही है। हाँ बेटा दोनों डायरेक्शन सही है, लेकिन किसके लिए, ओपन एरियाज के लिए। अच्छा ये ओपन एरियाज क्या होते हैं, देखो अब ये बताते हैं हम आपको कि ओपन एरियाज क्या होते हैं। आजा बेटा देखो, ओपन सरफेसेस की मैं बात करूंगा। ओपन सरफेस जैसे तुमने बचपन में देखा होगा, ओपन सरफेस नहीं पता बेटा तेरे को, जैसे मैं बोल दूं सर्कल, क्या बोल दिया मैंने, ये सर्कल बोल दिया, तो ये एक ओपन सरफेस है। मैंने बोल दिया बेटा ये स्क्वायर, तो ये ओपन सरफेस है। मैंने बोल दिया ये क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेक्टेंगल, ये भी ओपन सरफेस है। तो सर क्लोज सरफेस किसको बोलेंगे, क्लोज को बोलते हैं बेटा बंद। इसका मतलब मैं बात कर दूं स्फेयर, स्फेयर का मतलब हो गया फुटबॉल या फिर बॉल। बॉल कैसी है बता, स्फेयर क्लोज सरफेस है। स्फेयर कैसी सरफेस है भाई, क्लोज सरफेस है। और सर्कल कैसी है, ओपन सरफेस है, क्योंकि सर्कल जो होगा ओपन है बेटा, क्लोज है ही नहीं वो। अच्छा स्क्वायर कैसी सरफेस है बताओ, ओपन सरफेस है। क्यूब कैसी सरफेसेस हैं, क्लोज सरफेस हैं। सिलेंडर कैसी सरफेस है बताओ, क्लोज सरफेस है। तो एक बात याद रखना, ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हो सकता है और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हो सकता है, लेकिन फॉर क्लोज सरफेसेस एरिया वेक्टर विल ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होगा बोलो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और हम लोग
जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे गॉस लॉ वगैरह, तो वो सारे के सारे क्लोज सरफेसेस के लिए होंगे। तो आप याद रखोगे फॉर द क्लोज सरफेसेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको, आ जाइए। किसके लिए बात करेंगे हम लोग? क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए देख बेटा देख, क्लोज सरफेस मान के चलो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, मैंने बना दिया आपके लिए कूब। कूब ये बना दिया बेटा हमने क्यूब। कवाड़ी वाले आ गए यार, ये एडिट करवा देते हैं वीडियोस। क्यूब बना दिया बेटा हमने आपके लिए, बहुत बढ़िया। सर इसमें कितनी सरफेस है बताओ? क्यूब के अंदर टोटल सरफेस कितनी आई मेरे पास में? 6। कितनी सरफेस आई? 6। देखो 1 2 3 4, एक आगे 5, एक अंदर 5 6। समझ गए भाई? अच्छा सर इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा? तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स बताया सर ने, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डीएस से लिख लो, एरिया वेक्टर डीएस, या फिर डीएस लिखना चाहें तो एन कैप भी लिख सकते हैं, नॉर्मल। एन कैप का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है बेटा। अच्छा सरफेस नंबर 2 के लिए बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा? कि सर ने कहा था परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इसका मतलब ये तो अंदर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा बेटा? आउटवर्ड्स। जिनके समझ में नहीं आया ना परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस के साथ में। अच्छा इसके लिए बताओ कितना होगा? बोलो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इसके लिए बताओ किधर होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इसके लिए किधर होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और उसके लिए किधर होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। समझ आ गई? कोई बात नहीं आ गई? ये क्या बनाया बोलो हम लोगों ने? एरिया वेक्टर बनाया। अच्छा ये क्यूब के लिए बनाया। अच्छा एक और ले लो, चलो सिलेंडर जो अपन के यूज़ में आने वाला है आगे, ये क्या बना देता हूँ, मान के चलो मैं सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है। तुम तो मुझे ये बता दो सिलेंडर में टोटल कितनी सरफेस हैं? सिलेंडर में टोटल कितनी सरफेस है भाई? 3 सरफेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बोलो? देख बेटा ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सर्कुलर, सर्कुलर 2, और तीसरी ये कर्व सरफेस। तीसरी कौन सी है? ये कर्व सरफेस। तो इसका बताओ भाई। और भाई देख देख देख, यो देख यो देख, ये देखिए ये सरफेस। परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब, ओहो क्या बात कर दी सर। इधर इधर बता दे, जल्दी बता दे फटाफट से, शाबाश। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। अच्छा इस सरफेस के लिए बताओ, इस सरफेस के लिए सर ये रहा, ये लो। इस सरफेस के लिए ये लो, ये रहा, ये देखना बेटा 3D में, 3D में, 3D में, ये मान के चलिए सरफेस है तेरी। इस पॉइंट के लिए बता किधर होगा? आउटवर्ड्स। इसके लिए आउटवर्ड्स, 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 परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। कितने भी एंगल देख लो। तो अभी जो डायग्राम में है वो कुछ ये है, डायग्राम में ये है, ऐसे में बना नहीं सकता है ना। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा ऑलवेज, इतना आपको याद रखना है। और एरिया कैसी क्वांटिटी है बेटा? एरिया है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे मिटा ये कचौरी समोसे वाला आ गया, बोलो मंगवा दूं? चलो भाई अब शुरू करते हैं बेटा हम लोग अपना बेहतरीन टॉपिक, और तगड़ा टॉपिक है ये। तो कॉन्सेप्ट था जो था एरिया वेक्टर। अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तगड़ा फील दिला देंगे। नहीं आए ना? आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा आएगा आएगा, आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा सर ये है क्या? थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। ये चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जितना पढ़ा है अभी तक वो सब कुछ पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं इस तरीके से कोई लाइनें ड्रॉ करूं, और यहां लिख दूं अगर मैं वेक्टर ई, तो आप बता दोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? बोलो यूनिफॉर्म है।
क्योंकि लाइन कैसे हैं, पैरेलल है और जा रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ होती है, कि सर वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, मतलब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा होगा, कि सर पॉजिटिव तो इधर होगा मेरी तरफ और नेगेटिव किधर होगा, बोलो। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से दूर भागती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इसका मतलब ये जा इधर रही है, मतलब इधर कहीं नेगेटिव चार्ज दिख गया होगा इनको, और इधर कौन सा चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। बहुत बढ़िया। अब हम आपको बता रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो मान के चलो अपन को एरिया बना देते हैं, मार्कर चेंज कर लूँ, बोलो कहाँ गया रेड मार्कर यार, यही है, मार्कर चेंज कर रहे हैं भाई। देखो मान के चलो हमने कोई एक एरिया बनाया, इस तरीके से क्या बना दिया हमने, एक एरिया बना दिया। ठीक है सर, एरिया बना दिया आपने ए बी सी डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है। समझ रहे हो बात को। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसको है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस, पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गजब की बात है। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, आपने बीच में कोई एरिया रख दिया, तो उस एरिया में से कितनी लाइन पास होती हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान के चलो बेटा ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, इसमें से मान लो फील्ड लाइन जा रही है बहुत सारी, तो इस हाथ में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं, मान के चलो 1 2 3, 3 फील्ड लाइन तो हाथ में से हो रही हैं, बाकी इधर के आसपास से जा रही हैं। तो कितनी फील्ड लाइन इस हाथ में से पास होकर गुजर जाती हैं, उसको बोलेंगे बेटा हम लोग फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको, फ्लक्स। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, फाई ई, फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है बताओ बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। के सर स्केलर कैसे है, आपकी मर्जी आती है आप वेक्टर कर देते हो कोई क्वांटिटी को, आपकी मर्जी आती है आप स्केलर कर देते हो, हम नहीं करते बेटे। और डेफिनेशन वापस क्या बताया था, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। हमें इससे मतलब नहीं है कि फील्ड लाइन कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, हम तो देखेंगे कि सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे मान के चलिए मैंने सरफेस बताई, तो बताओ इस सरफेस में से टोटल कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं, कि सर 1 2 3। अबे तो फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, बस। हाँ बस बोल भाई, बात आई समझ में नहीं आई, क्या पता लगाना अपने को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी फील्ड लाइन सरफेस में से पास होती हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या सर इसमें 3 हो रही है तो 3 फ्लक्स की वैल्यू है, हाँ 3 फ्लक्स की वैल्यू है। अच्छा अब आओ, तो फ्लक्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करेगा। आओ नंबर 1 बेटा, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फ्लक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करती है, दैट मीन्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कब इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पास होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग। हमने प्रॉपर्टीज में बताया है आपको, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसर का मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंक्रीज कर दिया। देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया अपन लोगों ने, इंक्रीज कर दिया। तो बताओ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इंक्रीज हो गई नहीं हो गई, पहले 3 लाइन गुजरती थी अब कितनी जा रही हैं, 1 2 3 4, अब 4 लाइन जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज कर दो तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स इसमें से पास होंगी, और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इफ वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। भाई खत्म कहानी। दूसरा पॉइंट, दूसरा आप बता दो दिमाग लगा के कि फ्लक्स की वैल्यू और किस पर डिपेंड कर सकती है, जल्दी बता दो, जल्दी 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 बताओ भाई। देख फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि सर एरिया पे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर। देख मैंने बताया था मेरे हाथ में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, मेरा हाथ छोटा है, गोरिल्ला ले लो गोरिल्ला, तो गोरिल्ला का हाथ कितना होगा बोल, बड़ा होगा, उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइन जा सकती हैं। जो फील्ड लाइन मेरे यहाँ से, जो फील्ड लाइन यहाँ से भाग रही थी वो गोरिल्ला के हाथ में से क्या हो जाएगी बोल बेटा, पास हो जाएगी। बात आई समझ में नहीं आई, क्लियर है। तो फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। कैसे गोरिल्ला फोरिल्ला मत पढ़ाओ आप, तो चुपचाप वो पढ़ा दो एरिया वेक्टर। देख
देख देख भाई, ओ देख, ओ भाई देख, ये ले, एरिया पहले छोटा था, अब एरिया मैंने बड़ा कर दिया तो ज़्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी। अब कितनी फील्ड लाइन गुजरेंगी बोलो? ज़्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी। दैट मीन्स फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और फ्लक्स बताओ कैसी क्वांटिटी है बोलो? कि सर फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और एरिया कैसी क्वांटिटी है? कि सर एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब जब मैं इन दोनों को मिलाकर लिखूंगा तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बोलो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बोलो? स्केलर क्वांटिटी। और ये दोनों वेक्टर है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, अगर रिजल्ट मुझे स्केलर मिलता है, इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटीज के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? डॉट प्रोडक्ट है। अरे भाई भाई भाई, दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर वो दोनों वेक्टर है ना, वेक्टर, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को स्केलर भी मिल सकती है और वेक्टर भी मिल सकती है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर भी मिल सकती है और वेक्टर भी मिल सकती है। अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर मिलती है। एरिया में याद करो हमने क्या किया था बेटा? क्या किया था जल्दी बता दे? क्रॉस किया था, तो कौन सी क्वांटिटी मिली? एरिया, वेक्टर क्वांटिटी मिली। क्या बात है सर, मजे कर दिया आपने भाई, बोल दे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई बेटा आप लोगों के? बहुत बढ़िया। अब बताओ ई डॉट ए कैसे खोलते हैं इसको? ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो ए डॉट बी आ गया, तो ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी आ गया तो कैसे खुलेगा बता? ई ए कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास में? फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया भाई? फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। सर आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पर डिपेंड करता है, तीसरा थीटा के बारे में तो बताओ। अब थीटा के बारे में देखेंगे हम लोग। अच्छा थीटा क्या है बताओ? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो यहाँ तक बता दो, एकदम मज़ा आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। वीडियो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और ख़त्म होने वाला है। समझ गए बात को? अब निकालते हैं बेटा सबसे पहले इसकी यूनिट, फिर देखेंगे इस पर डिपेंडेंस है ना। यूनिट की बात करते हैं अगर हम लोग फ्लक्स की, तो फ्लक्स की यूनिट बताओ क्या होती है? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? कि सर फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कोस थीटा। ई की क्या होती है सर? ई का सूत्र होता था सर एफ अपॉन क्यू। ई का सूत्र क्या होता था? एफ अपॉन क्यू। एफ की यूनिट बता दे क्या होगी? न्यूटन। क्यू की यूनिट क्या होगी बोल? कूलम। ए की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अरे सर ये तो बहुत आसान हुई भाई, ये तो बहुत आसान हुई जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। न्यूटन बटे कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया? ई का फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, क्यू की होती है कूलम, इंटू ए की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ये का चुना है। बोलो भाई क्लियर है? क्लियर। अब देखते हैं फ्लक्स जो है किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर डिपेंड करता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो तुम, ये देखो तुम, देख बेटा देख, ये क्या है? बोर्ड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसके लिए हमें पिच का यूज़ करना पड़ता है। बात को थोड़ा सा समझो, बात में थोड़ी सी सच्चाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, बस इति सिद्धम। इस वीडियो को लगता है तुम्हारे दोस्तों को ज़रूरत है तो वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो ख़त्म नहीं है भाई, वीडियो ख़त्म नहीं, भागो मत। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी थोड़ा सा और बाकी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा और बाकी है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आगे तुम और समझा दो तो मैं तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा। ये सब मेरे को एक लड़के ने बोला था ना, ये मजाक वाली बात नहीं है कि सर आपके फर्जी सब्सक्राइबर बढ़वा दो। मैंने कहा नहीं, फर्जी नहीं चाहिए भाई, दो लोग हों पर सच्चे हों। ठीक है, आओ इधर आओ, इधर आओ काम की बात पर। फाई इज इक्वल टू, सर आप फार्मूला लेकर आ गए थे ई ए कोस थीटा। आपने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर फ्लक्स इंक्रीज होता है। आपने हमें बताया कि एरिया को इंक्रीज करने पर फ्लक्स इंक्रीज होता है। थीटा के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा कोस थीटा की बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए 1। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बहुत बढ़िया। थीटा के हम लोग 3 केस लेंगे जब थीटा कितनी डिग्री हो? 0।
जब थीटा कितने डिग्री हो 90, जब थीटा कितने डिग्री हो 180। देखो केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो मान के चलो हमने ये कोई सरफेस ले ली, देख बेटा डायग्राम थोड़ा सा है ना, हल्का सा देर लगा दूंगा इसको बनाने में, लेकिन बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा। ये मान लो कोई भी सरफेस है ना, रेक्टेंगुलर ले ली मैंने, कैसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए देख रहे हैं। ये हमने एक सरफेस ले ली, ठीक है, ये सरफेस ले ली हम लोगों ने। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है हमारा, यहाँ। अच्छा थीटा कितने डिग्री है बोलो 0 डिग्री। तो एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर भी किधर होगा कि सर इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा। देखो ये सरफेस है ना बेटा, कुछ इस तरीके से रखी हुई है ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा इसका, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इसका मतलब ये मैंने क्लोज कर दिया है ना, तो एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास में, ये हो गया सर। अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला निकालो, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस, कोस बताओ कितने डिग्री होगा 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है कि सर कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा कोस 0 की वैल्यू अगर 1 होती है तो फाई ई की वैल्यू बोलो क्या आ गई हमारे पास में, ई इंटू ए। लेकिन सर कोस 0, कोस की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, कोस की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। इसका मतलब ई ए जो आया ये आ गया बेटा हमारे पास में मैक्सिमम फ्लक्स, यानी सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब निकलेगा, सबसे ज़्यादा फ्लक्स किसी भी सरफेस से तब पास होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री हो, 0 डिग्री हो। कितने डिग्री हो, 0 डिग्री हो। बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब मान के चलो ये कोई एरिया है यार, ये है ना लाइव क्लास में होते ना, मतलब आमने सामने पढ़ते तो और तगड़ा मजा दिला सकते थे इसमें, लेकिन अभी समझ लो, अभी है ना मैं कोशिश करूंगा वीडियो इसका डालने की, कुछ रिकॉर्ड करके, अगर हमें मौका मिला तो आपके लिए ज़रूर इसका पूरा पूरा फील दिलाया जाएगा, आनंद। ठीक है भाई, पहला केस समझ आ गया क्या कि सर आप तो अभी दिलाओ, बेटा रुक जा, कोशिश करेंगे एंड में, है ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर तुम भाग जाते हो इसी लेन देख के कि 1 घंटे का वीडियो कैसे बना दिया सर आपने। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, थीटा कितने डिग्री हो भाई 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो। अच्छा 90 का मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है। अच्छा एक काम करते हैं, इस जो सरफेस ली मैंने इसको ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको इस बार हमने इस तरीके से रख दिया, किस तरीके से रख दिया इसको, ओ लेटा दिया इसको और बना दिया इसका, देख बेटा देखना एक बार, है ना डायग्राम क्या है, पीएचडी कर रखी मैंने डायग्राम में, तो अच्छे बनाता हूँ, गजब शानदार। वो नहीं यार ये बेटा ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है ये, ऐसे रखी हुई है ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताओ किधर है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने इधर बनाया था, ले तो अब की बार भी तो इधर ही बनाया। एरिया वेक्टर पता किधर है, कि एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इधर है सर। तो एंगल कितने का बन गया बोल, कि सर एंगल 90 का बन गया, बहुत बढ़िया, तो एंगल 90 ही तो लिया है। तो फाई बराबर फॉर्मूला बता दो क्या होगा, फाई का फॉर्मूला होगा ई ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू बताओ 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो फ्लक्स कितना हो गया बोलो, कि सर फ्लक्स हो गया 0 डिग्री, सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अच्छा इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो बेटा 0 होगी। फ्लक्स कुछ होगा ही नहीं, फ्लक्स कैसे नहीं होगा, समझ के देखना, देख बेटा देख देख देख, मैं समझाता हूँ तेरे को, कोशिश करता हूँ। ये लिया, देख रुक जा तू यार, घबरा मत बेटे, ये देख चल पेपर ले लिया मैंने ना, ये ले लिया एक पेपर, ठीक है। अच्छा इसका एरिया वेक्टर बता किधर, एरिया वेक्टर तो सर ये रहा, एरिया वेक्टर तो सर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जानी चाहिए बोलो, इस तरीके से क्या हो जाए, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए तो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गुजर रही है, इस पेपर में से गुजरनी चाहिए, पेपर में से क्या होनी चाहिए पास, जब पेपर में से पास होंगी तभी तो फ्लक्स माना जाएगा। यहाँ से तो कितनी भी निकल जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हमें उनसे कोई मतलब है, ना इस पेपर को उससे कोई मतलब है। पेपर को हो सकता है हो, है ना, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन तो देखेंगे कि इस पेपर के आर पार कितनी फील्ड लाइन आ रही हैं। ये देखिए इसका एरिया वेक्टर है, इसके पास से भाई कितनी भी पास हो जाएं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो 0। एरिया वेक्टर में से पास होना चाहिए, सरफेस में से फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए, तभी फ्लक्स की वैल्यू को माना जाएगा, अदरवाइज फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? तो इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना आ गया बेटा 0 आ गया। मान के चल ले ये बोर्ड है, बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर है इधर की तरफ, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हूँ, मैं ऐसे 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 निकल जाऊँ तो क्या मैं इस बोर्ड में से पास होके गया, क्या नहीं होके गया? फ्लक्स कितना हो गया बोल 0।
मान ले ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और मैं इसके अंदर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? मैं इसके पीछे से आ रहा हूँ। देख सोच, पीछे से आ रहा हूँ। त्रिश, बात आई समझ में नहीं आई? मैं कहाँ से आ रहा हूँ बेटा? इसके पीछे से आ रहा हूँ। तो बता मैं इसमें से पास हो गया नहीं हो गया? अब ये मोबाइल लगा हुआ है तुम्हारा, देख है ना, मोबाइल का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। मैं तो तुम्हारे मोबाइल में से निकल जाता हूँ। सोच, मोबाइल में से निकल जाता हूँ तुम्हारे में से मोबाइल में से अगर मैं पास हो सकता हूँ, इसका मतलब एरिया वेक्टर कितने का है? 0 डिग्री का। और सोच ये तुम्हारा मोबाइल है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसकी सरफेस पे से मैं कितनी बाहर निकल जाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स से लेना देना है अपने को। फ्लक्स की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तीसरा केस और बता दो, फिर तुम घर चले जाओ। मैं घर चला जाऊंगा बिल्कुल, है ना। तीसरा केस देख, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री ले लूं? बोलो 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री ले लिया भाई? 180 डिग्री। आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं थीटा 180 डिग्री। नहीं बनी क्या आपकी बार धुन? ये देख बेटा, देख देख, धुन मत बना, ये बना ले तू फ्लक्स। और अबे यार डायग्राम गलत करवा दिया। ये ले लिया हमने एक एरिया वेक्टर, बहुत खूब सर, बहुत मजा आया। एरिया वेक्टर ले लिया, इस तरीके से रखी हुई है, कोई भी प्लेट इस तरीके से रखी हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर आपने पिछली बार ऐसे बनाई थी। और एरिया वेक्टर कैसे बनाया बेटा? कि एरिया वेक्टर आपने इस तरीके से बनाया था। बनाया नहीं, समझना चाहिए भाई आपको। एरिया वेक्टर इस बार बाहर की तरफ होगा। क्लियर है ये वाली बात? फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला, अच्छा थीटा 180 डिग्री हो चुका है, याद होना चाहिए सबको। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा EA cos 180। cos 180 की वैल्यू बता दो कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की कितनी होती है बोलो? 1। तो 180 कितनी हो जाएगी? -1। ध्यान रखना, cos 180 कितनी होती है वैल्यू? -1। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? EA इंटू -1। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू आई हमारे पास में -E इंटू ए, -E इंटू ए। तो सर ये फ्लक्स की वैल्यू माइनस में आ गई, ये फ्लक्स की वैल्यू किस में आई है? प्लस में। इसका मतलब माइनस और प्लस खाली क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है आउटगोइंग फ्लक्स और प्लस बता रहा है इनकमिंग फ्लक्स। ठीक है, प्लस और माइनस खाली क्या बताते हैं? प्लस और माइनस के साइन बताते हैं आउटगोइंग फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स। एक तो मैं इस तरीके से आऊं तो आउटगोइंग, एक मैं इस तरीके से चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? इनकमिंग फ्लक्स। बात आगे समझ में नहीं आ गई? यानी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है इस सिचुएशन में, यानी जब पैरेलल हो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरा, फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है किस सिचुएशन में? जब एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ये बताया बेटा हमने आप लोगों को एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, लगा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, आ जाओ। न्यूमेरिकल आओ, न्यूमेरिकल क्या लेंगे अब हम लोग? एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान के चलो आपको दे देता है वो, आपको क्या दे देता है? क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया उसने? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड एरिया वेक्टर इतने मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलम। फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है सर, तो E लिख दो बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर A का मतलब हो गया 2j कैप। अब बेटा डॉट में आपको पता होना चाहिए, डॉट में आपको पता होना चाहिए कि i डॉट i कितना होता है बेटा? i डॉट i होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1। और यानी अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में सेम की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं i का डॉट करूं j के साथ या i का डॉट करूं k के साथ तो वैल्यू कितनी होगी हमारी? 0 होगी। उस सिचुएशन में वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 0। यानी डॉट प्रोडक्ट वो कभी भी बोल दे तो i को i, इधर भी i देखो और उधर भी i देखो, इधर j देखो उधर j देखो, इधर k देखो उधर k देखो, कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखो i तो है ही नहीं, k भी नहीं है, तो खाली क्या है? j। इसका मतलब j का j के साथ कर दो,
2 इंटू 2 तो क्या होगा बोलो 4, और जे डॉट जे कितना हो जाएगा बोलो, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास में, फ्लक्स 4 आ गया। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 आ जाएगी। यूनिट लिख देंगे ना अपन लोग, क्लियर है बेटा। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है हमारा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कैसे दे देता है, अच्छा नोट नहीं किया गया, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन देखना अच्छा है जो अगले टॉपिक में काम आएगा हमारे। मान के चलो ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है आपके लिए, ठीक है, उसने यहाँ की रेडियस दे रखी है आपको r, तो वो रेडियस r होगी। अच्छा ये इसकी एक्सियल लाइन है और बोलता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको दे दी ये वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन बोलता है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सिलेंडर में से ही पास हो रहा है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इस सिलेंडर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला आपने बताया E डॉट ए होता है। क्या होता है, E डॉट ए, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। अब बताता हूँ बेटा इस न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं आपको कि अगर एरिया अपने पास अलग अलग आ जाता है, देखो यहाँ पर 3 अलग अलग एरियाज हैं, नंबर 1, नंबर 2 कर्व सरफेस एरिया और नंबर 3 है। जब एरिया अलग अलग होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट। उस सिचुएशन में फ्लक्स का फॉर्मूला देखो आप लोग, फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे होगा। मान के चलो ये कोई सरफेस है, आड़ी टेढ़ी सरफेस ले लिया अपन ने। अच्छा मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रहा है, तो आप फ्लक्स की वैल्यू बताओ। क्या बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसको स्मॉल एरिया में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल एरिया में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और कोई एक स्मॉल एरिया ले लो, मान के चलो ये अपन ने एक स्मॉल एरिया ले लिया DA। इस पूरे का एरिया अगर A है, द कंप्लीट एरिया इज A, देन वी विल टेक अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ DA। इसका एरिया वेक्टर मान लो ये डायरेक्शन में रहा एरिया वेक्टर, और इस डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे इस वाले सेक्शन का, सेम इसी तरह इस सेक्शन का, सेम इसी तरह इसका, सेम इस तरह इसका, सबका अलग अलग कर लेंगे। लेकिन इसके लिए अलग अलग नहीं करना पड़ता अपने को। न्यूटन नाम का एक आदमी आया था जिसने क्या कहा, आप एक का फाइंड कर लो, फिर उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। इसका मतलब यहाँ से जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट क्लोज सरफेस की बात करता हूँ तो ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन बेटा, ये तो कहलाता है लीनियर इंटीग्रेशन। अगर इसके आगे अपन चक्कर लगा देते हैं तो ये कहलाता है क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्लोज सरफेस मान के चल रहे हैं अपन पूरा, तो E डॉट DA, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, पूरी सरफेस का फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 3 सरफेस आई है मेरे पास अलग अलग, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करने वाले हैं, इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसी टॉपिक को लेकर के मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर हवा कर देंगे हम लोग, पूरा चैप्टर कंप्लीट लास्ट तक जब तक पढ़ाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस आपके, और समझ में आएगा, ध्यान से देखना। तो बेटा इसमें 3 सरफेस है मेरे पास, कि सर एक सरफेस तो ये रही मेरे पास S1, और दूसरी सरफेस कर्व सरफेस एरिया है, इसको मान लो S2, और तीसरी सरफेस ये रही। भाई समझ में आया, ये है बेटा सिलेंडर, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और ये सरफेस नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्या हो रही है, इसमें से पास हो रही है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, इस पूरी सरफेस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं DS। क्या ले लेते हैं, DS। सेम इसी तरह इस पूरी सरफेस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं DS। सेम इसी तरह इस पूरी सरफेस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं DS। अच्छा, एरिया वेक्टर बताओ किधर होता है बेटा। याद है डायग्राम शुरू में बताया था मैंने, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा, यानी एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, कि सर ये रहा इसका DS वेक्टर। इसका बताओ किधर होगा, कि सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। इसका बताओ किधर होगा, कि सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, कि सर इधर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेटा इसके लिए बना दूं मैं इस डायरेक्शन में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसमें ये रही। बोलो भाई, ये बता दो किस किस की समझ में नहीं आया। यस यस यस, बात आई समझ में नहीं आई बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल समझ लो आप लोग इसको, या इस टॉपिक को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर इसी पर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबके, आगे बढ़ो। देखो वापस देख लें क्या किया, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दे रखी है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा, अब क्या करना है बोलो अपने को, 3 सरफेस हो गई हमारे पास। कितनी सरफेस है टोटल, 3 सरफेसेस। तो उनका फ्लक्स कितना होगा, E डॉट DA।
किसके लिए बोलो, सरफेस 1 के लिए, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, प्लस अच्छा सरफेस एरिया के लिए मैंने एस। बट एक बात याद रखना, यहाँ मैं ए से लिख दूँ या एस से लिख दूँ उसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग। ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया को, और एस का मतलब सरफेस एरिया से भी लिख सकते हैं ना, तो ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, उसमें टेंशन मत लेना। यहाँ डी एस लिखा है मैंने तो चलो डी एस ही लिख लेते हैं ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ऐसे भी लिख सकता हूँ और एस से भी लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस सरफेस 3 के लिए। बहुत बढ़िया, इसको खोलेंगे ना बेटा, क्या आएगा हमारे पास में बोलो, ई डी एस कोस थीटा आएगा सर, ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन किसके लिए बोलो, सरफेस 1 के लिए। सर इसको खोलेंगे तो इसमें भी क्या आएगा बोलो, ई डी एस कोस थीटा, इसके लिए बताओ क्या आएगा, कि सर वो ही आएगा। अच्छा वो ही आएगा तो बेटा एंगल अलग अलग है सबके अंदर, एंगल क्या है अलग अलग। इसमें बताओ एंगल कितना है, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना 0। इसमें बताओ एंगल कितना है 90 डिग्री, और इसमें बताओ एंगल कितना है 180 डिग्री। यानी सरफेस 1 के लिए एंगल कितना है 0, सरफेस 2 के लिए एंगल कितना है 90, सरफेस 3 के लिए एंगल कितना है 180। बोलो भाई, हाँ भाई यहाँ तक समझ में आई बात नहीं आई बोलो, 0, 90 एंड 180। अच्छा कोस 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 1, कोस 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 0, कोस 180 की वैल्यू बताओ कितनी होती है -1। तो देखो आओ इधर, फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग, क्या फाइंड कर रहे हैं, फ्लक्स। तो बताओ क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई को तो बाहर ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इंटू में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस ये किसका हो जाएगा बोलो माइनस का। ये कौन सी सरफेस है 3, ये कौन सी सरफेस है 1। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ई दिया हुआ है उसने, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बोलो, फ्लक्स इज इक्वल टू, ई को बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा, ई बाहर आ गया, अंदर रह गया बेटा डी एस किसके लिए, सरफेस 1 के लिए। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ना इसमें, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन बाहर आया, ई बाहर आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सरफेस 3 के लिए। डी एस हमने एक स्मॉल एरिया लिया, डी एस हमने क्या लिया है, एक स्मॉल एरिया, पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा मतलब इसका पूरे का एरिया निकल जाएगा कंप्लीट। सेम इसी तरह इसका एरिया निकलेगा कंप्लीट। अब एक बात बताओ, क्या इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया इसका होगा या नहीं होगा, सिलेंडर है तो जो एरिया इसका है वही तो एरिया इसका होगा नहीं होगा। इसका मतलब सर ये वैल्यू आई मेरे पास प्लस में, ये वैल्यू आई माइनस में, कैंसिल आउट होकर फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर बेटा सिमेट्रिकल शेप होती है ना तो उसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है। क्यों होती है सर 0, देख सोच, यहाँ से जितना फ्लक्स एंटर हुआ होगा क्या लास्ट में उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना बचा बोलो हमारे पास में 0 बचा। टोटल फ्लक्स कितना बचा भाई 0 बचा। बात आई समझ में नहीं आई, क्लियर है ये वाली बात या नहीं है, आ गई ना भाई बात समझ में नहीं आई, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये हुआ फ्लक्स की वैल्यू सिमेट्रिकल शेप के लिए कितनी होती है 0। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो कर देते हैं आज यहीं पर ख़त्म। इसके बाद लेके आएंगे बेटा हम लोग कल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। उसके बाद हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 फिनिश। इसी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें, खूब मेहनत करो बस, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, ये देखो किया हमने बंद।